दोस्तों स्वागत है आपका अपना चैनल टीचिंग करियर सेंटर में। तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग जो देखने वाले हैं, आप लोग का बहुत कमेंट था कि ये अर्थशास्त्र जिसका भी कल एग्जाम है वो इस वीडियो को भी देख लीजिएगा, आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगा। क्योंकि अर्थशास्त्र से दोस्तों 8 से 9 प्रश्न अब आपके एग्जाम में पूछने जाने लगा, इसीलिए ये भी चैप्टर आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जा रहा है। तो इससे जो हम लोग पूछेंगे 2002 से लेकर 2023 तक जितने भी सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है बिहार पुलिस में पूछे गए हैं, वो सभी प्रश्न को हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे। और दोस्तों बता देते हैं कि इकोनॉमिक्स का ज़्यादा भोकाल आपके एग्जाम में नहीं रहता है, जो आपका पूछ दिया है वही क्वेश्चन को बार बार रिपीट करता है। इसीलिए अगर ये वीडियो को पूरा अंत तक देख लेते हैं तो अगर इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन आएगा तो यहीं से आएगा, अन्यथा नहीं आएगा। ये चीज़ हम आपको बता देते हैं। और इसमें जो हम लोग देखेंगे, इधर उधर से क्वेश्चन नहीं देखेंगे, बल्कि चैप्टर वाइज कर लिए हम। क्या देख लिए हैं दोस्तों? चैप्टर वाइज कर लिए, और पूरा इसी में जो है इकोनॉमिक्स को हम लोग खत्म कर रहे होंगे। और इसका पीडीएफ विद आंसर आप लोग बोल रहे हैं, तो आंसर भी पीडीएफ में दे दिया जाता है दोस्तों। तो आपको टेलीग्राम लिंक पर ज्वाइन कर लेना, वहां पर आपको इसका पीडीएफ प्राप्त हो जाएगा। और कल से जो है दोस्तों, आपका जो याद रखिएगा, सुबह जो है 5000 सेलेक्टिव क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप का आपके एग्जाम के लिए आएगा। कल शाम से आपका डेली मॉक टेस्ट भी आएगा, तो उसमें एकदम जरूर पार्टिसिपेट कीजिएगा आप लोग। चलिए हम लोग आज इकोनॉमिक्स के पार्ट को एकदम शुरुआत करते हैं, एकदम शुरू से। तो देखो आज देखिए दोस्तों, आज का जो प्रश्न को है, यहाँ पर प्रश्न दिया गया है दोस्तों। देखिए क्या बोला गया, 10 वस्तुओं व सेवाओं के उत्पादन के लिए आवश्यक है। देखिए ये ऐसा कोई भी एग्जाम नहीं है जिसमें ये क्वेश्चन नहीं पूछा है। और ये देखिए बिहार पुलिस फायरमैन कांस्टेबल 2022 में ये पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसमें देखिए कितना चीज़ वस्तु और सेवा के लिए उत्पादन के लिए आवश्यक है। सबसे पहले आप कोई भी चीज़ कीजिएगा तो उसके लिए आपको भूमि चाहिए। क्या दोस्तों चाहिए? भूमि चाहिए, ठीक है। उसके लिए आपको पूंजी चाहिए। क्या चाहिए दोस्तों? पूंजी चाहिए। और पूंजी जब मिल गया तो उसके लिए आपको काम करने वाला श्रम यानी मजदूर चाहिए। और उसके बाद एक और होता है, याद रखिएगा, उद्यमी, जो कि लाभ कमाता है। अब देखिए जो भूमि लगाया, जो जिसका भूमि है, जिसका भूमि आप लिए, उसको आप क्या दीजिएगा? यानी कि रेंट दीजिएगा, यानी कि बोल सकते हैं कि लगान इसको बोलते हैं। हिंदी में क्या बोलते हैं? अर्थशास्त्र में इसको लगान बोला जाता है, ठीक है। और याद रखिएगा, जिसको पूंजी जो पूंजी लगाया उसको क्या मिलेगा दोस्तों? तो याद रखिएगा ब्याज मिलेगा। क्या मिलेगा? ब्याज मिलेगा। जो श्रम है, यानी कि याद रखिएगा वो वेतन प्राप्त करेगा। मान के चलिए आप बिहार पुलिस में नौकरी करते हैं तो आप जो है श्रम के गिनती में आएंगे, यानी कि आप वेतन प्राप्त करेंगे। और उद्यमी को क्या होगा दोस्तों? लाभ होगा। तो यहाँ से यही चारों भाग में बांटा गया है वस्तु एवं सेवाओं के उत्पादन को। तो यहाँ से देख लीजिए, भूमि हो जाएगा, श्रम हो जाएगा, भौतिक पूंजी हो जाएगा, ये सामाजिक संस्थाएं नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर ए बी दोनों हो जाएगा। तो यहाँ से हमने जो है चारों आपको बताने का प्रयास किया। उम्मीद है सभी को समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत सबसे पहले किसने प्रतिपादन किया? यानी कि मूल्य के सिद्धांत को जो है सबसे पहले किसने प्रतिपादन किया, ये आपसे पूछा गया। तो ये किसने किया दोस्तों? तो याद रखिएगा, ये जो किया था कार्ल मार्क्स ने। किसने किया था दोस्तों? कार्ल मार्क्स ने दिया था। तो ये भी चीज ध्यान रखिएगा। एक होता है दोस्तों, याद रखिएगा, धन का सिद्धांत। क्या दोस्तों? धन का सिद्धांत सबसे पहले किसने दिया था? तो ये भी चीज आपसे पूछा जाता है। तो ये दिया था दोस्तों दादा भाई नौरोजी ने। किसने दिया था दोस्तों? दादा भाई नौरोजी ने दिया था। अब देखिए यहाँ पर से अर्थशास्त्र का पुस्तक, हम अर्थशास्त्र का पिता किसको बोलते हैं? यानी अर्थशास्त्र का पिता की बात करेंगे तो वो आपका हो जाएगा दोस्तों एडम स्मिथ। कौन हो जाएगा दोस्तों? एडम स्मिथ हो जाएगा। तो ये भी चीज एकदम आपको ध्यान देनी है, ठीक है। तो यहां से आए दिनों प्रश्न आपसे पूछा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अर्थशास्त्री के अनुसार अर्थशास्त्र मनुष्य के भौतिक कल्याण का अध्ययन है? यानी कि मानव कल्याण या भौतिक कल्याण बोल सकते हैं। ये किसके द्वारा है? मार्शल के द्वारा। तो यहाँ से याद रखेगा, मानव कल्याण आपको पूछेगा, ना कि भौतिक कल्याण। मानव कल्याण ही भौतिक कल्याण है। तो मौ से मानव, मौ से मार्शल। तो ये चीज एकदम आपको ध्यान देनी है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग। बहुत सारा प्रश्न है तो आपको टोटल प्रश्न में आपका क्लियर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बीएसटी अर्थशास्त्र का संबंध किससे? एक देखिए होता है दोस्तों बीएसटी अर्थशास्त्र। क्या होता है दोस्तों? एक होता है बीएसटी अर्थशास्त्र, एक होता है समष्टि अर्थशास्त्र। यहाँ पर से ध्यान से समझिए, आए दिनों ये प्रश्न पूछा जाता है। और ये देखिए बिहार पुलिस कांस्टेबल 2020 में पूछा गया। बीएसटी अर्थशास्त्र हम किसको कहते हैं और समष्टि अर्थशास्त्र किसको कहते हैं? तो बीएसटी अर्थशास्त्र कहने का मतलब हुआ कि मान के चलिए कि आपका एक अकेला दुकान है, यानी कि जिसमें कि अकेला हो, तो वो याद रखेगा, उसको हम लोग बोलते हैं यहाँ की बेस्टी अर्थशास्त्र। और याद रखेगा जिसमें संयुक्त पूंजी, मान के चलिए कि भारत में आपका सभी मिलकर दुकान है। तो भारत जहां पर आ गया, मान के चलिए कि आपका दुकान अकेला किसी जगह पर है, और वहां पर बोलेगा कि अंतर्राष्ट्रीय दुकान या एक मार्केट या अंतर्राष्ट्रीय मार्केट, एक विद्यालय या सभी विद्यालय, जहां पर सभी की चर्चा कर देगा, वहां पर आपको याद रखना है समष्टि अर्थशास्त्र होता है। तो यह भी चीज ध्यान रखिएगा। और जहां का एक व्यक्ति का बोध हो, उसको हम लोग बोलते हैं अकेला। ये चीज ध्यान रखिएगा। आप व्यापार कर रहे हैं तो वो आपका होगा व्यष्टि अर्थशास्त्र में, लेकिन आप पूरे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कर रहे हैं तब हो जाएगा आपका समष्टि अर्थशास्त्र में। तो यहाँ से समझ में आ गया। तो यहाँ पर पूछ रहा है बेस्टी अर्थशास्त्र किसको कहते हैं? तो बेस्टी अर्थशास्त्र को याद रखिएगा माइक्रो अर्थशास्त्र भी कहते हैं। तो ये भी चीज ध्यान रखिएगा, माइक्रो इकोनॉमिक्स, और इसको बोलते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो ये चीज ध्यान रखिएगा। और व्यक्ति अर्थशास्त्र एजेंटों पर व्यवहार से है, तो ये आपका ठीक है, व्यक्तिगत पे है। और संपूर्ण अर्थव्यवस्था की समझ हो, तो ये दोनों आपका राइट आंसर हो जाएगा। ए एवं बी क्या होता है दोस्तों? ए और बी दोनों आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा, ठीक है। चलिए
बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है सरकार के सामूहिक का क्षेत्र कहलाता है, यानी कि सरकार के जो सामूहिक का क्षेत्र कहलाता है वो क्या कहलाता है, तो ये चीज आपसे पूछा गया। तो जब सरकार यहाँ दे ही दिया दोस्तों, वो क्या हो जाएगा, सार्वजनिक क्षेत्र हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, सार्वजनिक क्षेत्र हो जाएगा। तो ये भी चीज एकदम आपको ध्यान रखिएगा। देखिए अर्थव्यवस्था यहाँ पर से बात करते हैं कितने प्रकार के होते हैं। एक होता है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। क्या होता है दोस्तों, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। एक होता है, याद रखिएगा, राजस्व व्यवस्था। क्या होता है दोस्तों, राजस्व व्यवस्था। एक होता है दोस्तों मिश्रित अर्थव्यवस्था। क्या होता है दोस्तों, मिश्रित अर्थव्यवस्था। तो यहाँ पर से पूंजी अर्थव्यवस्था में आपका आता है अमेरिका, जिसपे कि मतलब कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता हो, ये याद रखिएगा, मतलब कि एक व्यक्ति पर निर्भर हो, उसको हम लोग बोलते हैं पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। ठीक है। और राजस्व व्यवस्था याद रखिएगा, इसमें रूस आता है, यानी कि राजस्व के साथ साथ इसमें जो समाजवादी एवं साम्यवादी दोनों हो। और याद रखिएगा मिश्रित अर्थव्यवस्था में आपका भारत आता है। मिश्रित अर्थव्यवस्था हम उस अर्थव्यवस्था को कहते हैं जिसमें कि याद रखिएगा सरकारी के साथ साथ पूंजी अर्थव्यवस्था भी शामिल हो, उसको हम लोग मतलब निजी अर्थव्यवस्था भी शामिल हो, उसको हम लोग मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं। तो यहाँ से आपका भारत में पूछेगा कौन अर्थव्यवस्था है, तो याद रखना है मिश्रित अर्थव्यवस्था है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है श्वेत क्रांति। श्वेत क्रांति निम्नलिखित में से किससे अधिक उत्पादन से संबंधित है। देखिए श्वेत क्रांति जो है याद रखिएगा, इसको हम लोग जानते हैं ऑपरेशन फ्लड के नाम से। किसको जानते हैं दोस्तों, याद रखिएगा ऑपरेशन फ्लड के नाम से जानते हैं। तो ये भी चीज एकदम आपको कई बार एग्जाम में पूछा गया है। और याद रखिएगा इसको जो लाया गया था वो वर्गीज कुरियन के द्वारा। किसके द्वारा दोस्तों, वर्गीज कुरियन के द्वारा लाया गया था। तो ये भी चीज ध्यान रखिएगा। अगर पूछेगा कि श्वेत क्रांति का जनक भी कौन है, तो वर्गीज कुरियन हो जाएगा। और याद रखिएगा ये जो है दूध के लिए बहुत ज़्यादा अवेलेबल होते हैं। तो ये भी चीज ध्यान रखिएगा, श्वेत क्रांति से संबंधित कौन है, तो दूध है। यहाँ से यही सभी समझ में आ गया। चलिए बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है तृतीयक क्षेत्र में सम्मिलित गतिविधि नहीं है, यानी कि तृतीयक क्षेत्र। यहाँ पर से समझ लीजिए कि प्राथमिक क्षेत्र और द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र किसको कहते हैं। देखिए एक होता है प्राथमिक क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र में देखिए दोस्तों क्या पूछा गया, और यह क्वेश्चन देखिए मद्य निषेध में 2022 में पूछा गया। इसीलिए ये सब क्वेश्चन हम जो करवा रहे हैं इसी क्वेश्चन को देख के जाइए, ज़्यादा इकोनॉमिक्स का भौकाल नहीं करना, ये पढ़ना वो पढ़ना है। अब आपको सिर्फ जो पढ़ा रहे वो पढ़िए, एकदम ऑब्जेक्टिव टाइप जितना क्वेश्चन आप कर पाते हैं वही आपको एग्जाम में ज़्यादा फायदा पहुंचाएगा। तो देखिए प्राथमिक क्षेत्र उस क्षेत्र को कहते हैं जिसमें याद रखिएगा कृषि पशुपालन होता है। क्या होता है दोस्तों, कृषि एवं पशुपालन होता है, इसको हम लोग बोलते हैं प्राथमिक क्षेत्र। और बात करें हम लोग द्वितीयक क्षेत्र। द्वितीयक क्षेत्र में दोस्तों क्या आता है, याद रखिएगा उद्योग। क्या आता है दोस्तों, उद्योग आता है। तो ये भी चीज ध्यान रखिएगा, जितना भी औद्योगिक काम है ये याद रखिएगा द्वितीयक क्षेत्र में। तृतीयक क्षेत्र में क्या आता है दोस्तों, तो याद रखिएगा सेवाएं। क्या आता है दोस्तों, सेवाएं आता है। जैसे आपका हो गया बैंकिंग, यातायात, मतलब कि डाक, ये सब जो सेवा वाला क्षेत्र होता है वो तृतीयक क्षेत्र में आता है। तो यहाँ पर से देखिए आपको यही पूछा गया कि तृतीयक क्षेत्र में कौन सम्मिलित गतिविधि नहीं है, यानी कि एक तृतीयक क्षेत्र में सम्मिलित नहीं है, यही आपको पूछा गया। व्यापार हो जाएगा, यातायात हो जाएगा, संदेशवाहन हो जाएगा। अभी तुरंत हमने बताया पशुपालन जो है याद रखिएगा ये प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों दिया गया है, इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, आपको बहुत ही अच्छे तरीके से दिखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है पूंजीवाद में उत्पादित वस्तुओं पर किसका स्वामित्व होता है। तो पूंजीवाद में उत्पादित वस्तुओं पर किसका स्वामित्व होता है, ये याद अभी तुरंत हमने बताया। जब पूंजीवाद दे दिया तो यहाँ पर व्यक्तिगत स्वामित्व होगा। क्या होगा दोस्तों, व्यक्तिगत स्वामित्व होगा। और सामूहिक में हमने बताया दोनों होता है, सॉरी सामाजिक में दोनों होता है, सामूहिक में। और राजस्व में हमने बताया रूस आता है, पूंजीवादी में अमेरिका आता है। और सामूहिक बोल सकते हैं कि जैसे कि सामाजिक, यहाँ पर सामूहिक तो कोई नहीं हुआ, सामाजिक जिसमें बोल सकते हैं कि मिश्रित अर्थव्यवस्था। तो यहां से सभी को समझ में आ गया। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर से कुछ क्वेश्चन है, इसको भी ध्यान से देखिए। और ये आपका जो कब पूछा है 2020 में पूछा गया बिहार पुलिस में। ठीक है, निम्न में से कौन सा कथन हरित क्रांति के बारे में सही है। देखिए हरित क्रांति का प्रतिपादन 1966 ईस्वी में हुआ, तो ये भी चीज ध्यान रखिएगा। और इसका प्रतिपादन किसने किया, नॉर्मन बोरलॉग ने। किसने किया दोस्तों, नॉर्मन बोरलॉग ने किया, तो ये भी चीज ध्यान रखिएगा। वहीं बात करें भारत में हरित क्रांति के पिता के नाम से कौन जानते हैं, एस एम स्वामीनाथन। कौन दोस्तों, एम एस स्वामीनाथन को जानते हैं। तो यहीं पर क्वेश्चन है, इसी से रिलेटेड बोल रहा है कि एक गलत है, गलत को चुनना है। इसका प्रारंभ 1966 में खरीफ ऋतु में हुआ, बिल्कुल ठीक है। यह प्रारंभ अधिक उपज देने वाले बीजों के उपयोग से हुआ था, तो यह भी बिल्कुल ठीक है। इसका प्रारंभ, इसका लाभ पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी, ये जी बिल्कुल ठीक है। इधर ये पंजाब वाला इलाका में, हरियाणा वाला इलाका में इधर इसका अधिक लाभ देखने को मिला। यह केवल चावल के उत्पादन में सफल हुआ, बिल्कुल गलत है। ये चावल में नहीं, अधिकतर जो है गेहूं में हुआ, चावल में बहुत कम हुआ, लेकिन गेहूं में सबसे अधिक हुआ। तो ये भी चीज़ एकदम आपको ध्यान देनी है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया दोस्तों, हरित क्रांति के जनक कौन है। हरित क्रांति का जब भारत नहीं यहाँ पर लगाएगा तो आपका नॉर्मन बोरलॉग होगा। और हम बार बार बोलते थे कि ये देखिए बिहार पुलिस में पूछा गया क्वेश्चन है। तो देखिए ये 2020 में जब 11,000 का सीट आया था दोस्तों, तो उसमें जो है ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो ये भी चीज एकदम आपको ध्यान रखना है। वहीं अगर भारत में बोल देगा हरित क्रांति के जनक, जब तक भारत नहीं लगाए दोस्तों, तो आपको ये विश्व में नॉर्मन बोरलॉग होगा। और जब भारत आपको बोल दे तो ये हो जाएगा एम एस स्वामीनाथन। तो ये भी चीज एकदम आपको दोनों क्वेश्चन को एकदम ध्यान देके चलना है। ठीक है, चलिए
बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। पिछले कुछ वर्षों में अर्थव्यवस्था में के किस क्षेत्र ने बिहार में सबसे तेजी से विकास दर्ज किया? यानी कि पिछले वर्षों में अर्थव्यवस्था में बिहार में सबसे तेजी का विकास जो मतलब कि अधिकतर देखने को मिला, ये दोस्तों किसमें मिला है? तो याद रखिएगा ये जो है सेवा में देखने को मिला है। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। चलिए हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर से देखिए, अभी तुरंत हमने ये क्वेश्चन आपको बताया कि डॉक्टर वर्गीज कुरियन का नाम विख्यात है। अभी तुरंत हमने बताया किससे दोस्तों? श्वेत क्रांति से। श्वेत क्रांति मतलब हो जाएगा आपका दूध उत्पादन। यहाँ पर है नीली क्रांति। नीली क्रांति आपको याद रखना है मत्स्य उत्पादन के लिए जानी जाती है। किसके लिए दोस्तों? मत्स्य उत्पादन यानी कि मछली उत्पादन के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। हरित क्रांति, हरित क्रांति अभी तुरंत हमने बताया ये जो है कृषि के लिए है, याद रखिएगा कृषि के लिए, और ये एम.एस. स्वामीनाथन द्वारा प्रतिपादन किया गया। काली क्रांति में भी बहुत चीज आता है, जैसे काली क्रांति में आपका आ जाता है दोस्तों मसाला। मसाला तो आपका बादामी क्रांति में आता है। काली क्रांति में आपको बताना है कि क्या आता है, अभी हमको फिलहाल ये याद नहीं है काली क्रांति, लेकिन काली क्रांति से भी कुछ आते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, भारत में कृष्ण क्रांति किस क्षेत्र से संबंधित है? तो कृष्ण क्रांति, भारत में कृष्ण क्रांति याद रखेगा पेट्रोलियम से संबंधित है। वहां पर जो दोस्तों काली क्रांति था, काली क्रांति याद रखेगा पेट्रोलियम से भी प्राप्त किया जाता है। तो यह भी चीज ध्यान देनी है, काली क्रांति आपके पेट्रोलियम से भी रिलेटेड है, और कृष्ण क्रांति और काली क्रांति दोनों एक ही होता है लगभग, तो यह याद रखेगा पेट्रोलियम से ये संबंधित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर से क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, थोड़ा सा इसको छोटा कर लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए और बनाने का प्रयास कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, भारत में श्वेत क्रांति के जनक कौन थे? तो भारत में दोस्तों श्वेत क्रांति के जनक अभी तुरंत हमने बताया कौन था, डॉक्टर वर्गीज कुरियन। और ये प्रश्न हम जो 2-3 बार लिए हैं, आपको देखने में लगेगा कि रिपीट हो गया, तो रिपीट नहीं हुआ दोस्तों। ये प्रश्न इतना बार पूछा गया है कि इसीलिए हमको 2-3 बार ये प्रश्न को लेना पड़ा। लगभग आप बोल सकते हैं कि बिहार पुलिस में लगभग ये 7 से 8 बार प्रश्न पूछ दिया गया है, और दरोगा में भी ये पूछा गया क्वेश्चन है, इसीलिए ये क्वेश्चन को एकदम आपको देख के जाना चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी कृषि पर आधारित जनसंख्या की निर्भरता किस प्रकार की अर्थव्यवस्था के लक्षण है? यानी कृषि पर आधारित जो जनसंख्या होता है निर्भर करता है वो किस प्रकार की अर्थव्यवस्था का मिश्रण है, तो ये चीज बोला गया। तो कृषि पर कौन करेगा दोस्तों? अल्प विकसित होगा। क्या होगा? ज्यादा नहीं होगा। याद रखिएगा भारत में जो कृषि का उत्पादन किया जाता है वो जो है जीविकोपार्जन के लिए किया जाता है। किसके लिए? जीवन पर्याप्त करने के लिए। ये भी चीज ध्यान रखिएगा, ये कृषि का उत्पादन किया जाता है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आय का मतलब क्या होता है? देखिए राष्ट्रीय आय, जब भी आपको कभी आए कि राष्ट्रीय आय क्या होता है, इसको कैसे निकाला जाता है, तो आपको ये ध्यान देना है प्रति व्यक्ति आय जब निकालना होता है दोस्तों, तो याद रखिएगा प्रति व्यक्ति आय क्या होता है दोस्तों? प्रति व्यक्ति आय। तो प्रति व्यक्ति आय जब निकालने का बात आता है तो उसमें याद रखिएगा कुल जो है राष्ट्रीय आय जितना हुआ है भारत देश में, याद रखिएगा, और कुल देश की जनसंख्या, तो यहाँ पर से ये जनसंख्या से जब इसमें भाग दे दीजिएगा तो इसको आपको निकल जाएगा प्रति व्यक्ति आय। क्या निकलेगा दोस्तों? प्रति व्यक्ति आय निकल जाएगा। और प्रति व्यक्ति आय यहाँ मतलब कहने का है, राष्ट्रीय आय का मतलब कहने का है उत्पादन में साधनों का जो आय होता है उसी को हम लोग बोलते हैं राष्ट्रीय आय। ये भी चीज ध्यान रखिएगा, और ये देखिए 2022 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। जीडीपी से क्या तात्पर्य? जीडीपी का फुल फॉर्म क्या होता है दोस्तों? याद रखिएगा ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। क्या होता है दोस्तों? ग्रॉस डोमेस्टिक। यहाँ पर से कभी कभी आपको फुल फॉर्म नहीं देगा, ये इंग्लिश में ही दे देगा, तो याद रखिएगा ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है। तो ये भी चीज ध्यान रखिएगा। इसको हम लोग बोलते हैं सकल घरेलू उत्पाद। क्या बोलते हैं दोस्तों? सकल घरेलू उत्पाद बोलते हैं। तो यह भी चीज एकदम आपको ध्यान देनी है, और यह देखिए 2022 में यह क्वेश्चन आपके लिए पूछा गया है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देशों के बीच विकास की तुलना करने के लिए हेतु उपयोगी मापक है। यानी कि देशों की विकास के लिए क्या है, तो याद रखिएगा देशों की जो बीच की विकास के लिए अगर तुलना करेंगे तो हम लोग प्रति व्यक्ति आय को मापेंगे। और अभी तुरंत हमने बताया प्रति व्यक्ति आय कैसे निकालेंगे, मतलब कि राष्ट्रीय आय, कुल भारत की राष्ट्रीय आय अब बटे कुल जनसंख्या से जब इसमें भाग दे देंगे तो ये आपका निकल जाएगा प्रति व्यक्ति आय। तो यहाँ से ये भी चीज ध्यान रखिएगा, और यह भी क्वेश्चन देखिए 2022 में पूछा गया है। सभी क्वेश्चन को लिया गया, 2022 हो 20 हो, वो आपको सभी को देख के जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कृषि का भारतीय जीडीपी में लगभग प्रतिशत में कितना योगदान है? तो कृषि में बात करिएगा जीडीपी से, तो ये अभी जो है वर्तमान में अगर 2022-23 की देखें हम, 23-24 की, 23-24 तो नहीं आया, 22-23 की अगर देखें हम दोस्तों, तो इसमें कुल 18% है। ठीक है, तो यहाँ पर से अभी उस समय जो पूछा गया था तो ये 25% है, तो ये भी चीज ध्यान रखिएगा, लेकिन अभी वर्तमान में हमने आपको बता दिया ये 18% है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन किया जाता है। तो भारत में जो राष्ट्रीय आय का आकलन किया जाता है दोस्तों किस विधि द्वारा, तो याद रखिएगा उत्पादन और आय विधियों द्वारा। किसके द्वारा दोस्तों? उत्पादन कितना हुआ और आय कितना की, ये भी चीज दोनों विधि द्वारा हम लोग जो है भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन किया जाता है। तो ये दोनों चीजों को एकदम आपको ध्यान देनी है। चलिए
बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। भारत में पहली बार किसने वार्षिक आय को अनुमानित किया था? तो भारत ने पहली बार जो वार्षिक आय को अनुमानित किया था दोस्तों, वो क्या था? दादा भाई नौरोजी ने। और इनका एक पुस्तक था, याद रखिएगा, पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया। क्या था दोस्तों? पॉवर्टी ब्रिटिश रूल इन इंडिया। याद रखिएगा, पॉवर्टी इन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ये भी चीज ध्यान रखिएगा। और इसी पुस्तक में इसने जो है, याद रखिएगा, धन के सिद्धांत का भी प्रतिपादन किया था। और याद रखिएगा, इसने जो वार्षिक आय बताया था, ये बताया था 20 रुपया प्रति व्यक्ति आय। क्या बताया था दोस्तों? 20 रुपया प्रति व्यक्ति आय। ये भी चीज एकदम आपको ध्यान देना है, कई बार इस तरह के भी प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय आय का लेखा जोखा द्वारा प्रकाशित किया जाता है। मतलब कि भारत में जो राष्ट्रीय आय का लेखा जोखा होता है, किसके द्वारा प्रशासित किया जाता है? तो याद रखिएगा, सीएसओ के द्वारा प्रशासित किया जाता है। इसको हम लोग बोलते हैं केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। ठीक है, तो यहाँ पर से ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, यहाँ पर से क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, सकल घरेलू उत्पाद यानी कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट के बारे में बता दिया है। किसके सभी भी मूल्यों में, सभी के मूल्यों में रूप में परिभाषित किया जाता है। तो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट किसको बोलते हैं दोस्तों? तो ये भी चीज ध्यान रखिएगा, जीडीपी। जीडीपी हम किसको बोलते हैं? तो यहाँ पर से आए दिनों ये प्रश्न पूछा जाता है कि जीडीपी क्या होता है, एनएनपी क्या होता है। तो यहाँ पर से आपको ध्यान रखना है कि किसी अर्थव्यवस्था में एक वर्ष में उत्पादित अंतिम वस्तु एवं सेवाएं जितनी होती है, उसी को हम लोग बोलते हैं सकल घरेलू उत्पाद। तो ऑप्शन नंबर ए ही आपका यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। जीडीपी सकल घरेलू उत्पाद के खोजकर्ता कौन थे? तो याद रखिएगा, इनके जो खोजकर्ता थे वो थे उबर्टो सुलपासो। क्या था दोस्तों? उबर्टो सुलपासो। ये एकदम ध्यान याद रखिएगा। आपका ये क्वेश्चन आपका वीवीआई हो जाता है, और ये क्वेश्चन अगर आ जाएगा तो बहुत सारा विद्यार्थी गलत करेगा, तो ये क्वेश्चन आपको एकदम ध्यान देनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इकाई संतुलन बजट गुणांक का तात्पर्य यह है कि अगर करों में 1 रुपया की वृद्धि के कारण सरकारी आय में 1 रुपया बढ़ता है तो राष्ट्रीय आय क्या होगा? जब कर का वृद्धि भी बढ़ गया और सरकारी व्यय यानी खर्च भी बढ़ गया तो राष्ट्रीय आय क्या होगा? तो ये भी बढ़ जाएगा, तो यानी 1 रुपया से बढ़ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। और ये देखिए 2020 में पूछा गया है, और उम्मीद है कि ये सब क्वेश्चन बार बार दोहराते हैं, तो इसीलिए ये सब क्वेश्चन को हम क्या आपके बीच ला दिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जब नियोजित विनियोग बचत से अधिक होता है तो क्या होता है? जब नियोजित विनियोग बचत से अधिक होता है, यानी कि विनियोग जो विधेयक से दोस्तों अधिक हो गया, तो वो क्या होता है? तो याद रखिएगा, ब्याज की दर जो है घट जाती है। क्या होता है दोस्तों? ब्याज की दर जो होती है वो घट जाती है। तो ये भी चीज एकदम आपको ध्यान देनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसके कारण राष्ट्रीय आय का चक्राकार प्रवाह में आयकर घटता है? यानी कि किस में राष्ट्रीय आय का चक्राकार प्रवाह का आयकरण घटता है? तो ये चीज बोला गया। तो ये जो है आयात में घटता है। किस में घटता है दोस्तों? जब हम किसी वस्तु को आयात करते हैं तो वहां पर जो है याद रखिएगा, राष्ट्रीय आय का चक्राकार यानी कि प्रवाह का आकार घट जाता है। तो ये भी चीज ध्यान देनी है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। किस वर्ष को भारत में आर्थिक सुधारों की प्रक्रिया का आरंभ काल माना जाता है? यानी कि किस वर्ष में भारत में आर्थिक सुधारों का प्रक्रिया का जब इसमें बोला कि आरंभ काल माना जाता है, तो याद रखिएगा 1991 में माना जाता है। कब माना जाता है दोस्तों? 1991 में माना जाता है। और उस समय याद रखिएगा प्रधानमंत्री जो था दोस्तों, वो कौन था? पट्टाभी सीतारमैया था। कौन था दोस्तों? पट्टाभी सीतारमैया था। ये भी चीज ध्यान रखिएगा। और यहाँ पर याद रखिएगा, उस समय जो आपको पूछेगा कि वित्त मंत्री कौन था, वित्त मंत्री भी आपसे कभी कभी पूछ देता है, तो याद रखिएगा उस समय था डॉक्टर मनमोहन सिंह। कौन था दोस्तों? डॉक्टर मनमोहन सिंह था। तो ये भी चीज एकदम आपको ध्यान देनी है। पट्टाभी सीतारमैया नहीं दोस्तों, तो याद रखिएगा उस समय थे पीवी नरसिम्हा राव। कौन थे दोस्तों? पीवी नरसिम्हा राव थे। तो ये भी चीज एकदम आपको ध्यान देना है। कई बार जो है यहाँ पर ये 1991 में जब ये लागू हुआ, तो इसमें जो है याद रखिएगा 3 तरह के विचार अपनाए गए। जैसे पहला था दोस्तों उदारीकरण। क्या था दोस्तों? उदारीकरण था। उसके बाद याद रखिएगा यहाँ था निजीकरण। निजीकरण करना था, तो ये भी चीज ध्यान रखिएगा। और जो याद रखिएगा उदारीकरण हो गया, निजीकरण हो गया, और एक करना था जिसका नाम था वैश्वीकरण। तो ये भी विचार किया गया था उसी समय 91 में। तो ये भी चीज ध्यान देनी है। ठीक है, तो यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना किस सन में आरंभ हुई? तो अब देखिए यहाँ पर से प्रथम पंचवर्षीय योजना होता है, तो यहाँ पर से 4-5 पंचवर्षीय योजना एकदम आपको पता रहनी चाहिए। देखिए भारत की जो प्रथम पंचवर्षीय योजना हुआ था दोस्तों, वो कब हुआ था? तो आपको पता है, जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रधानमंत्री थे, और उसी के समय याद रखिएगा 1951 से लेकर 55 तक ये पंचवर्षीय योजना देखने को मिला था। और यह पूछा जाता है कि किस मॉडल पर था? तो आपको याद रखना हेरेड डोमल मॉडल पर। किससे था दोस्तों? हेरेड डोमल मॉडल पर था। और सबसे पहले ये कृषि पर बल दिया था। यही द्वितीय की बात करें तो द्वितीय याद रखना है, यह जो था दोस्तों 1955 से लेके याद रखिएगा
1951 से लेके 55 तक था दोस्तों। उसके बाद 56 से लेके 61 तक यह द्वितीय पंचवर्षीय योजना था। और याद रखिएगा ये जो है पीसी महालनोबिस पर आधारित था। किस पे था दोस्तों? पीसी महालनोबिस पर। वहीं तृतीय की बात करिएगा तो तृतीय याद रखिएगा दोस्तों 61 से लेके कब सा था दोस्तों? 66 तक था। कब तक था दोस्तों? 66 तक था। यह भी चीज ध्यान रखिएगा। और यह जो ध्यान रखिएगा तृतीय जो था दोस्तों ये गॉडकिल मॉडल पर आधारित था। किस पे दोस्तों? गॉडकिल मॉडल पर आधारित था। उसके बाद याद रखिएगा 66 से 69 तक जो है इसमें जो है योजना अवकाश रहता है। तो ये भी चीज एकदम आपको ध्यान रखनी है। वहाँ 1951 से 56 कर लीजिए इसको। तो ये आपका था। तो यहीं पर पूछा जा रहा है, तो यहाँ पर से ध्यान से देखिए क्या पूछा जा रहा है। भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना किस सन में प्रारंभ हुई? तो 1951 में प्रारंभ हुई। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। 10वीं पंचवर्षीय योजना प्रारंभ हो गई थी। तो 10वीं पंचवर्षीय योजना दोस्तों कब प्रारंभ हुआ था? तो याद रखिएगा ये जो है 2002 से लेके 2007 तक चला था। कब तक चला था दोस्तों? 2002 से लेके 2007 तक। तो यहाँ पर से हो जाएगा जनवरी 2002 से। कब दोस्तों? जनवरी 2002 से। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है पंचवर्षीय योजना को स्वीकृति देने वाला सर्वोच्च निकाय कौन होता है? तो पंचवर्षीय योजना को जो स्वीकृति दिया था वो याद रखिएगा राष्ट्रीय विकास परिषद दिया था। और इसकी स्थापना 1952 में की गई थी। कब की गई थी दोस्तों? 1952 में। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर से दिया गया है प्रथम पंचवर्षीय योजना। ये दोस्तों कब हुआ था? अभी तुरंत हमने बताया 1951 से 56। तो ये हो जाएगा बी। उसके बाद वार्षिक योजना। वार्षिक योजना हम उसको बोलते हैं दोस्तों, याद रखिएगा वार्षिक योजना। वार्षिक योजना कहने का मतलब है ये हो जाएगा 1969 से 74 के बीच हो जाएगा। कब होगा दोस्तों? ये तो 1978 के बीच 1974, ये तो चौथी पंचवर्षीय योजना होगा, यानी 3 का हो जाएगा डी। ठीक है, और याद रखिएगा रोलिंग प्लान। रोलिंग प्लान अभी तुरंत हमने बताया जो आपका मतलब कि 3 साल का अवकाश चला था उसी को हम लोग बोलते हैं रोलिंग प्लान। तो ये हो जाएगा आपका ए। ये वार्षिक योजना जो याद रखिएगा ये जो है 1978 से 79 के बीच रहा था। तो ये भी चीज ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर से हो जाएगा सी, यानी बी सी डी ए हो जाएगा। बी सी डी ए ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय नियोजन के वास्तुकार कौन थे? तो भारतीय नियोजन का वास्तुकार यहाँ पर पूछा जाएगा। तो ये दोस्तों पीसी महालनोबिस हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य तीव्र और अधिक समावेशी वृद्धि था? यानी कि समावेशी वृद्धि की जब भी बात करेगा तो ये दोस्तों 12वीं पंचवर्षीय योजना था। तो ये भी चीज ध्यान देना है। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। और 12वीं पंचवर्षीय योजना याद रखिएगा 2000 लेके ये 12 से लगभग 17 के बीच चला था। तो ये भी चीज एकदम आपको ध्यान देनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत अपनाई गई विकास व्यूह रचना थी। यानी कि 7वीं पंचवर्षीय योजना के जो क्या अपनाया गया था, तो ये भी चीज ध्यान रखिएगा। तो इसमें जो अपनाया गया था दोस्तों औद्योगिक विकास एवं उन्मुख समवर्ती। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर यहाँ से आपका हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस भारतीय योजना का उद्देश्य अधिक तीव्र अधिक समावेशी एवं सतत विकास था? तो अभी तुरंत हमने बताया समावेशी विकास कब में है दोस्तों? 12वीं पंचवर्षीय योजना में। तो यही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर। और यह 2020 में पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या पंचवर्षीय योजना के क्रियान्वयन के जिम्मेदार है? यानी कि पंचवर्षीय योजना में क्या दिया गया दोस्तों? याद रखिएगा गरीबी उन्मूलन पर इसने नारा दिया था। तो यह भी चीज ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर से योजना आयोग पर यह आधारित था। योजना आयोग देखिए इसका स्थापना कब हुआ था दोस्तों? तो याद रखना है 15 मार्च 1950 को किया गया था। और इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? प्रधानमंत्री। लेकिन याद रखिएगा वर्तमान में 2015 इसका जो 1 जनवरी 2015 में इसका नाम चेंज करके क्या कर दिया दोस्तों? नीति आयोग कर दिया। क्या कर दिया दोस्तों? नीति आयोग कर दिया। तो ये भी चीज एकदम आपको ध्यान देनी है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। भारत सरकार की तरफ से करेंसी नोट कौन सी एजेंसी जारी करता है? देखिए करेंसी नोट की जब भी बात करेगा तो ये भारतीय रिजर्व बैंक जारी करता है। अब देखिए आए दिनों आपके एग्जाम में रिजर्व बैंक से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो रिजर्व बैंक के बारे में पूरा जानकारी आपको रहनी चाहिए। जहां से दोस्तों क्वेश्चन पूछा जाता है उस क्वेश्चन को एकदम पूरी अच्छे तरीके से देखिए। आरबीआई इसका फुल फॉर्म क्या होता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। देखिए आरबीआई का स्थापना कब हुआ था दोस्तों? तो याद रखना है इसका हुआ था 1 जनवरी 1935 सॉरी 1 अप्रैल 1935 को हुआ था। तो ये भी चीज़ एकदम आपको ध्यान देनी है। और याद रखिएगा इसका जो राष्ट्रीयकरण हुआ था तो ये हुआ था 1 जनवरी 1949 को। कब हुआ था दोस्तों? 1 जनवरी 1949 को। जब आरबीआई का स्थापना हुआ था उस समय इसका जो है याद रखिएगा गवर्नर पूछा जाता है। तो याद रखिएगा उस समय इसका गवर्नर था दोस्तों ऑसबॉर्न स्मिथ। कौन था दोस्तों? ऑसबॉर्न स्मिथ था। तो ये भी चीज़ एकदम आपको ध्यान देनी है। वहीं अगर आपको पूछ दिया कि इसका प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन था, भारतीय गवर्नर कौन था, तो याद रखिएगा ये था सीडी देशमुख। कौन था दोस्तों? सीडी देशमुख था। तो ये भी चीज एकदम आपको ध्यान देनी है। ठीक है, तो यहां से आए दिनों इस तरह के प्रश्न आपको पूछे जाते हैं। तो यहां पर से ध्यान रखिएगा। लेकिन याद रखिएगा इसका जो 25वां गवर्नर अभी वर्तमान में है तो वो भी चीज ध्यान रखिएगा। कौन है दोस्तों? शक्तिकांत दास है। कौन है दोस्तों? शक्तिकांत दास है। तो यहां से आपको ये चीज एकदम
यहाँ से इतना चीज़ आपको आरबीआई के बारे में पता होनी चाहिए। ठीक है, और याद रखिएगा आरबीआई का जो स्थापना हुआ था किस कमीशन पे पूछ देता है, तो याद रखिएगा यंग हिल्टन कमीशन पे। किस पे दोस्तों? यंग हिल्टन कमीशन पे हुआ था। तो ये भी चीज़ एकदम आपको ध्यान देनी है। चलिए अब देखिए यहाँ पर से यही क्वेश्चन पूछा गया, ये क्वेश्चन तो आपका हो गया। अब हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में ऋण और औपचारिक स्रोतों की कार्यप्रणाली का प्रक्षेपण कौन करता है? तो याद रखिएगा ये करता है भारतीय रिजर्व बैंक। कौन करता है दोस्तों? भारतीय रिजर्व बैंक। और देखिए ये लेटेस्ट एग्जाम में पूछा गया है 2022 में। यही सब क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं, इसीलिए ये सब क्वेश्चन को एकदम आराम से देख के जाइए आप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्वयं सहायता समूह में ऋण संबंधी अधिकांश निर्णय लिए जाते हैं। यानी कि सहायता समूह में जो ऋण संबंधी निर्णय लिए जाते हैं, तो याद रखिएगा सहायता समूह बनाता है कि मान के चलिए कि 10 आदमी मिल गए और याद रखिएगा अपनी देख रेख के लिए कुछ पैसा जमा करके बार बार इसको अथी करते हैं। तो यही होता है सदस्यों के द्वारा, ये सदस्यों के द्वारा ही होता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आईएफएससी कोड कितने अंक का होता है? देखिए आईएफएससी कोड याद रखिएगा ये बैंकिंग के क्षेत्र में होता है दोस्तों। जैसे आपका मान के चलिए एसबीआई है या एचडीएफसी बैंक है, तो याद रखिएगा एचडीएफसी होगा। ठीक है, उसके बाद एक जीरो होता है, उसके बाद याद रखिएगा 6 डिजिट होता है, 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पर से बोल सकते हैं कि 4 डिजिट इधर हो गया और 6 डिजिट इधर हो गया, यानी 5 और 6 कितना हो गया दोस्तों? 11 हो गया। तो यहाँ पर से कुल 11 संख्या होती है, तो ये भी चीज़ ध्यान रखिएगा। और ये 2021 में पूछा गया है बिहार पुलिस कांस्टेबल में। तो इस तरह से ये भी प्रश्न पूछा जाता है, आपको देख लेना है कि पैन कार्ड का नंबर कितना होता है, वोटर कार्ड का नंबर कितना होता है, आधार कार्ड का नंबर कितना होता है। ये सब चीज़ एकदम आपको एक बार देख के जाना चाहिए, तभी आपके एग्जाम में बेहतर 2-3 स्कोर नंबर आप ऐसे ही अवेलेबल कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सी मुद्रा का प्राथमिक कार्य है? यानी कि मुद्रा का प्राथमिक कार्य क्या होता है दोस्तों? तो याद रखिएगा मुद्रा का जो प्राथमिक कार्य होता है मूल्य का माप करना। क्या दोस्तों? मूल्य का माप करना, यह मुद्रा का प्राथमिक कार्य होता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखिए क्या बोला गया। ग्रामीण बैंक का संस्थापक कौन था? देखिए ग्रामीण बैंक का संस्थापक दोस्तों मोहम्मद यूनुस था। मोहम्मद यूनुस था। तो याद रखिएगा 2002 को इसको जो है भारत सरकार द्वारा पर मतलब कि नोबेल पुरस्कार भी मिला है, ये भी चीज़ ध्यान रखिएगा। तो ग्रामीण बैंक का संस्थापक कौन था? मोहम्मद यूनुस। और ये कहाँ के थे? तो ये भी चीज़ ध्यान रखिएगा, बांग्लादेश के थे। कहाँ के थे दोस्तों? बांग्लादेश का था, लेकिन बांग्लादेश का तभी बुरा हाल चल रहा है, तो ये भी चीज़ ध्यान देनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। वह दर जिस पर बैंक भारतीय रिजर्व बैंक को ऋण देता है, वह दर जिस पर भारतीय रिजर्व बैंक बैंकों को ऋण देता है उसको हम लोग बोलते हैं रिवर्स रेपो रेट। क्या बोलते हैं दोस्तों? रिवर्स रेपो रेट बोलते हैं। तो ये भी चीज़ ध्यान रखिएगा, रिवर्स रेपो रेट यहाँ पर से हो जाएगा रिवर्स रेपो दर। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। रिवर्स रेपो रेट कहने का मतलब हुआ कि जितने भी बैंक हैं वो कुछ अपना मतलब हिस्सा अपने अनुपात के रूप में जो है आरबीआई में जमा करेंगे, तो ये भी चीज़ ध्यान देनी है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ से हो जाएगा रिवर्स रेपो रेट। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों कल जिसका एग्जाम है उसको अब कुछ नहीं करना, एकदम फ्री मोड में आप जाइए एग्जाम देने के लिए। आपके लिए एकदम बेस्ट ऑफ लक है। और अगर आपको क्वेश्चन पता चल पाए तो क्वेश्चन को बताना है कि कैसे क्या क्वेश्चन आया, ताकि आने वाले विद्यार्थी को आपके भाई बहन को प्रॉफिट मिल सके। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। भारत में राष्ट्रीयकृत बैंकों की संख्या कितनी है? देखिए भारत में राष्ट्रीयकृत 1969 दोस्तों 1969 में याद रखिएगा 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। तो ये भी चीज़ ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर से जिसका 50 करोड़ से प्लस पूंजीवाद था तो उसको इंदिरा गांधी के द्वारा 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। लेकिन याद रखिएगा इसमें जो है 2013 में दोस्तों 8 15 13 बैंकों को विलय करके उसमें 5 बैंक बना दिया। तो अभी अगर वर्तमान में बात कीजिएगा तो ये 12 ही राष्ट्रीयकृत बैंक है। तो यहाँ पर से ऑप्शन में एक भी नहीं है, तो उस टाइम के अनुसार से 14 आप लेके चल सकते हैं। लेकिन अभी जब पूछेगा वर्तमान में तो ये 12 राष्ट्रीयकृत बैंक है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 रुपये का नोट किसके द्वारा जारी किया जाता है? देखिए ये दरोगा में भी पूछा है, फिर से ये दरोगा में पूछा, यानी 18 और 16 दोनों में पूछा गया था। और ये याद रखिएगा ग्रुप डी में भी पूछा गया है और रेलवे में पूछा गया। तो दोस्तों जो भी रेलवे का फॉर्म भरे उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। जैसे ही बिहार पुलिस का एग्जाम होगा हम लोग रेलवे का एकदम बहुत ही बेहतरीन तरीके से पूरा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अच्छी तरीके से देखने का प्रयास करेंगे। तो रेलवे वाले के विद्यार्थी को घबराना नहीं है, उसके लिए भी बहुत एकदम इंपॉर्टेंट आएगा। और इसमें जितने भी विद्यार्थी देख रहे हैं उसमें बोलना है कि आपने यूपी पुलिस का फॉर्म किसने किसने भरा है। अगर यूपी पुलिस में आप सबने किसी का फॉर्म आया होगा तो उसके लिए भी हम मैराथन ला देंगे, क्योंकि उसका भी दोस्तों 23 अगस्त से एग्जाम स्टार्ट है। तो आपको कमेंट करना है कि यूपी पुलिस के कितने विद्यार्थी हैं, तो ये भी चीज़ ध्यान रखिएगा। और इसमें दोस्तों दरोगा का तैयारी कितना करता है ये भी चीज़ ध्यान रखिएगा। मेरा मेन उद्देश्य जो चैनल बनाने का था दरोगा विद्यार्थी के लिए था, तो वो भी बताइएगा। दरोगा विद्यार्थी के लिए एकदम कहीं नहीं जाना है, उसके लिए एकदम महत्वपूर्ण से क्यूज चलाया जाएगा। घटना चक्र का पूरा हम कोस्ट करवा देंगे, हिस्ट्री पॉलिटी ज्योग्राफी। तो वो सब विद्यार्थी को कहीं जाने की जरूरत नहीं है, पूरा सिलेबस आपका कवर होगा एकदम विथ फ्री, एकदम कोई इसमें चार्जेबल नहीं है। तो ये आपको पता है। तो जो इसमें यूपी पुलिस का फॉर्म भरेंगे वो आपको कमेंट करना है कि हाँ हम यूपी पुलिस का फॉर्म भरे हैं। ठीक है, चलिए
अब देखिए 1 रुपये का नोट जो जारी करता है दोस्तों, ये करता है कौन दोस्तों, आपको याद रखना है, ये भारत सरकार के वित्त मंत्री करते हैं। कौन करते हैं दोस्तों, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय द्वारा जाता है। और इसमें आपको पूछा जाता है कि सिग्नेचर किसका होता है, यानी कि हस्ताक्षर किसका होता है। तो याद रखिएगा, इसमें अगर सिग्नेचर की बात करेगा तो ये वित्त सचिव का होता है। किसका होता है दोस्तों, वित्त सचिव का होता है। वही अगर बात करें 2 रुपया से लेके 2000 तो विबंध हो गया, 2000 से रुपया से लेके 500 रुपया तक वो आपको रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जारी करते हैं। तो ये भी चीज़ एकदम आपको ध्यान देनी है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया, भारत में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष हुआ था। तभी तुरंत हमने बताया 1969 में। कब हुआ था दोस्तों, 1969 में। और ये देखिए दरोगा में 2016 में पूछा था, और ये 2020 में जो है बिहार पुलिस में पूछ दिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया, भारत ने दार्शनिक मुद्रा प्रणाली किस वर्ष शुरू की गई थी। तो दार्शनिक मुद्रा प्रणाली जो है याद रखिएगा 1957 में शुरू की। कब की दोस्तों, 1957 में शुरू किया। तो ये भी चीज़ एकदम आपको ध्यान देनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के प्रथम भारतीय राज्यपाल मतलब कि गवर्नर कौन थे। तो अभी तुरंत हमने बताया जब भारतीय पूछ देगा तो ये कौन हो जाएगा, सीडी देशमुख हो जाएगा। तो ये पीछे एकदम आपको ध्यान देना है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया, बैंक दर को बढ़ाने का प्रभाव कम हो जाएगा यदि, यानी कि बैंक दर का प्रभाव अगर बढ़ाने का कम हो जाएगा तो याद रखिएगा वो जो है सीआरआर को कम कर दीजिए। तो इसका होता है दोस्तों कैश रिजर्व रेशियो। तो ये भी चीज़ ध्यान रखिएगा, कैश रिजर्व रेशियो को अगर कम देते हैं, रिपो रेट को कम कर देते हैं, तो आपका जो है प्रभाव भी कम हो जाएगा। तो ये भी चीज़ ध्यान देनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया, निम्न में से उनकी पहचान करें जो रिजर्व बैंक का कार्य नहीं है, यानी कि रिजर्व बैंक का कार्य कौन नहीं है। तो ये भी चीज़ देखिए, ये जो 2018 में पूछा गया था, लेकिन अगर अभी को 64 पोस्ट का कोई भी दरोगा का एग्जाम दिए होंगे पीटी और मेंस, इसमें दोनों में ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसीलिए ये क्वेश्चन आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। मे भी हो सकता है कि ये क्वेश्चन आपके लिए एग्जाम बिहार पुलिस में किसी शिफ्ट में पूछ दिया जाए। तो देखिए भारतीय रिजर्व बैंक जो जारी करते हैं दोस्तों, वो विदेशी विनिमय भंडार का संरक्षण करते हैं, करेंसी भी जारी करते हैं। जनता से इससे कोई रिलेटेड नहीं है, तो जनता द्वारा ये जमाव को नहीं करेगा। तो ये सब दोस्तों याद रखिएगा, यह जो है ग्रामीण सब बैंक करते हैं, एसबीआई करते हैं, एचडीएफसी करते हैं, लेकिन इसको जनता द्वारा कोई भी इसमें प्रतिपादन नहीं होता है। तो ये भी चीज़ ध्यान रखिएगा। और नकद आरक्षण का संरक्षण भी करता है। तो ये भी चीज़ एकदम आपको ध्यान देनी है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर से गलत है, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया, सिडबी। सिडबी का पूरा नाम क्या है दोस्तों, स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। काफ़ी बार हमने बताया है। और याद रखिएगा ये जो है लघु उद्योग के लिए ये जो है ऋण अवेलेबल करवाते हैं। तो ये भी चीज़ ध्यान रखिएगा। और इसका स्थापना कब हुआ था दोस्तों, 1990 में ईस्वी में इसका स्थापना हुआ था। और इसका मुख्यालय कभी कभी पूछ देता है, तो ये भी चीज़ ध्यान रखिएगा, इसका मुख्यालय जो है यूपी के लखनऊ में है। कहाँ पर है दोस्तों, यूपी के लखनऊ में है। ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो ये भी चीज़ एकदम आपको ध्यान देनी है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आरक्षित नकदी निधि अनुपात को समझाया जा सकता है। आरक्षित नकदी अनुपात उसी को बोलते हैं दोस्तों कैश रिजर्व रेशियो, यानी कि रिवर्स रेपो रेट जो बोलते हैं उसको, उसी को हम लोग बोलते हैं आरक्षित निधि। इसका हिंदी हो जाता है। तो ये यही हुआ दोस्तों, जमा राशि का अंश जो आरबीआई के पास रखते हैं उसी को हम लोग बोलते हैं आरक्षित नकदी निधि। तो ऑप्शन नंबर ए ही बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। बस क्वेश्चन के लैंग्वेज को चेंज किया है। और यह क्वेश्चन देखिए क्या पूछा है, 2020 में पूछा है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है उपभोक्ता मूल्य सूचकांक किस वर्ष शुरू किया गया। तो उपभोक्ता मूल्य सूचकांक दोस्तों याद रखिएगा ये जो है 2012 में शुरू किया गया था। तो ये भी चीज़ एकदम आपको ध्यान देनी, ऐसे सब फैक्ट ही आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, फरवरी 2012 में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है अखिल भारतीय, यहाँ पर से नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में सबसे ज़्यादा संयुक्त वजन वाला आइटम क्या है। तो संयुक्त वजन वाला आइटम जो होता है दोस्तों, ये याद रखिएगा खाने वाला चीज़, यानी कि खाद एवं पौने वाला चीज़। तो यही हो जाएगा खाद एवं पेय हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर से खाद, तो खाद दिवस हम लोग कब मनाते हैं दोस्तों, तो याद रखिएगा 16 अक्टूबर 1945 को इसका स्थापना हुआ था। तो ये याद रखिएगा खाद दिवस जो है 16 अक्टूबर को हम लोग ही मनाते हैं। और इसका मुख्यालय कहाँ है दोस्तों, तो याद रखिएगा इटली के रोम में है। कहाँ पर है दोस्तों, इटली के रोम में है। तो ये भी चीज़ जानकारी आपको पता रहनी चाहिए। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेरोजगारी और मुद्रास्फीति की संयुक्त घटक कहलाती है, यानी बेरोजगारी और मुद्रास्फीति की संयुक्त घटक दोस्तों क्या कहलाता है। याद रखिएगा जब बेरोजगारी भी हो जाए, मुद्रास्फीति हो जाए, और याद रखिएगा विकास जो है रुक जाए, क्या हो दोस्तों, विकास जो है एकदम रुक जाए, उसको हम लोग बोलते हैं स्टैगफ्लेशन। क्या बोलते हैं दोस्तों, स्टैगफ्लेशन बोलते हैं। तो ये भी चीज़ ध्यान रखनी है, ये परिभाषिक शब्द है, ये भी चीज़ ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। चलिए
बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया दोस्तों। यहाँ पर से नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, गृहस्थ द्वारा खरीदी गई उपभोक्ता वस्तुओं तथा सेवाओं की औसत कीमत को मापने वाला एक सूचकांक क्या है। यानी कि गृहस्थ में खरीदी हुई वस्तु उपभोक्ता को जो सेवाओं में औसत कीमत को मापने वाला, उसको क्या बोलते हैं दोस्तों। तो याद रखिएगा, उसको बोलते हैं उपभोक्ता कीमत सूचकांक। क्या बोलते हैं दोस्तों, उपभोक्ता कीमत सूचकांक बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पे। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए यहाँ पर से क्या बोला गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है दोस्तों, कौन भौतिक पूंजी का उदाहरण नहीं है। देखिए भौतिक पूंजी हम उसको बोलते हैं जिसको कि दोस्तों हम लोग कच्चे माल या बोल सकते हैं कि मानव द्वारा निर्मित चीज को हम लोग भौतिक पूंजी बोलते हैं। भौतिक पूंजी कहने का मतलब हुआ कि मशीन हो गया, कच्चा माल हो गया, भवन हो गया, ये सब चीज याद रखिएगा भौतिक पूंजी है, ठीक है। लेकिन शिक्षा व प्रशिक्षण ये भौतिक पूंजी नहीं है, तो ये भी चीज ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। क्या होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। ये सब भौतिक पूंजी है, लेकिन याद रखिएगा ये जो है भौतिक पूंजी नहीं आता है। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर से दिया गया है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा मुद्रा बाजार उप बाजार नहीं है। यानी कि उप बाजार नहीं है, तो ये भी चीज ध्यान रखिएगा। तो उप बाजार में साधन बाजार नहीं आता है, तो ये भी चीज ध्यान रखिएगा। वैसे जो है याद रखिएगा, उप बाजार में ये आता है मुद्रा बाजार आता है, इसको काल मुद्रा बाजार भी कहते हैं, संपार्श्विक ऋण बाजार भी आता है, स्वीकृति बाजार भी आता है। लेकिन याद रखिएगा साधारण साधन बाजार जो है ये जो है आपके उप बाजार में नहीं आता, तो ये भी परिभाषिक शब्द है, इसको एकदम ध्यान देनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐसा बाजार जिसमें लेन देन भविष्य में किसी खास समय के लिए संपन्न होगा, उसको क्या कहते हैं। यानी किसी खास यानी भविष्य की बात करता है, तो उसको हम लोग क्या करते हैं, किसी भी चीज को वादा कर देते हैं कि हाँ आपका जो भविष्य में ये चीज होगा, इसको हम लोग वायदा बाजार के नाम से जानते हैं। क्या जानते हैं दोस्तों, वादा नहीं वायदा बाजार से। चलिए उम्मीद है कि आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। देखिए क्वेश्चन को आप करते जाइए, आपका टोटल क्वेरीज दूर हो जाएगा। इकोनॉमिक्स बहुत बड़ा सब्जेक्ट है दोस्तों, इसको उतना गहराई में पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आपका जो परीक्षा मांग ही नहीं करता इकोनॉमिक्स का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में बजट निर्माण का कार्य किया जाता है। तो भारत में दोस्तों बजट निर्माण का कार्य किसके द्वारा किया जाता है, तो आपको पता होगा ये जो करते हैं वित्त मंत्रालय द्वारा। आपको पता है कि बजट का चर्चा भारतीय संविधान में कहीं नहीं है, लेकिन इसके जगह पे याद रखना है वार्षिक वित्तीय विवरण है। क्या है दोस्तों, वार्षिक वित्तीय विवरण है, तो ये भी चीज एकदम आपको ध्यान देनी है। वार्षिक वित्तीय विवरण अनुच्छेद कितना में है, तो आपको ध्यान देनी है 112 में है। और बात करेगा ये जो है आपका कितना भाग में है, तो भाग आपका 12 में भी है। तो ये भी चीज एकदम आपको दोनों ध्यान देनी है, और ये लेटेस्ट एग्जाम 2022 में पूछा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया, राजकोषीय घाटे को किसे परिभाषित किया जाता सकता है। तो राजकोषीय घाटा हम किसको कहते हैं दोस्तों, तो ये चीज एकदम ध्यान देना। जैसे मान के चलिए कि कुल व्यय आपका हुआ, कुल व्यय जिसमें कि पूंजी भी है और राजस्व भी है, और उसमें जो है हम जब घटा देंगे कुल आय को, यानी कि जितना भी हम ऋण असूले मतलब कि प्राप्त किए पूंजी वाला ऋण और जो याद रखिए राजस्व वाला ऋण, उसको हम टोटल में घटा देंगे, तो इसमें आपका पता चल जाएगा क्या, राजकोषीय घाटा। तो राजकोषीय घाटा का एकदम मान से रहता है कुल व्यय में कुल आय को घटा देते हैं। तो राजकोषीय घाटा में याद रखिएगा कुल व्यय को कुल प्राप्तियों कुल आय ही बोलते हैं इसको। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा यहां से, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया, विद्यालय की इमारत में रख रखाव में क्या जाने वाला खर्च है। तो विद्यालय का जब इमारत में रख रखाव करते हैं, तो इसमें पूंजीगत भी होता है और विकास दोनों भी होता है, ठीक है। पूंजीगत भी कर दिया यानी कोई पूंजी लगाया, और विकास भी हो गया भवन का, तो इसमें ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है दोस्तों, यदि एक अर्थव्यवस्था में एक बिंदु पर समवस्था जहां निवेश और बचत की योजनाएं बराबर हो, जब दोनों चीज बराबर हो गया दोस्तों, तो इसका क्या होगा, आय भी बराबर होगा। जब भी इस तरह एग्जाम में आपको मिले कि दोनों चीज बराबर हो, तो यहाँ पर आय आपको खोजना है, और आय जो है याद रखिएगा ये बराबर होगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आकस्मिक निधि को राष्ट्र कैसे व्यय कर सकता है। तो आकस्मिक निधि की चर्चा याद रखिएगा संविधान के 267 अनुच्छेद में है। और अगर बात करें कि एक होता है दोस्तों क्या, आकस्मिक निधि हो गया, एक होता है संचित निधि। तो संचित निधि की चर्चा 266 में है। आकस्मिक निधि की याद रखिएगा मतलब केंद्र के लिए भी यही है और राज्य के लिए भी यही है। आकस्मिक निधि करने का मतलब हुआ, आप जब पटना में पढ़ाई करते होंगे दोस्तों, तो आपके घर से प्रत्येक महीना 5000 रुपया आता होगा। लेकिन कई कारण बस होता है कि सभी का मतलब पिताजी किसान के, अधिकतर तो 80% किसान ही क्षेत्र में आते हैं। तो याद रखिएगा जब किसान के क्षेत्र में आते हैं, तो हो सकता है कि आपके पास जो है कभी कभी महीना में पैसा नहीं बचता होगा, या तो ये होता होगा कि आपको जो है 2000 हमने भेज दिया और अगले 15 दिन में आपको 3000 भेज दिया जाएगा। तो इसी में मतलब कि आपको कैसे काम चलाते हैं, उसीलिए याद रखिएगा सरकार के कुछ संचित निधि से मतलब आकस्मिक निधि, सरकार के कुल व्यय से हम कुछ रुपया निकाल लेते हैं, मतलब कि आकस्मिक निधि उसी को बोला जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर से हो जाता है, और ये जो हम निकालते हैं संसद का इसमें कोई भी हस्तक्षेप नहीं होता है, लेकिन संसद तैयार करता है कि कितना निकालना चाहिए, यानी और संसद की इसमें अनुमति नहीं चाहिए। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, संसदीय स्वीकृति के पूर्व, ठीक है। संसद के स्वीकृति होने से पहले ही निकाल लेते हैं। चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। आयात और निर्यात पर लगने वाला कर है, आयात और निर्यात पर जो लगने वाला कर है उसको हम लोग बोलते हैं सीमा शुल्क। क्या बोलते हैं दोस्तों? सीमा शुल्क बोलते हैं। तो ये भी चीज ध्यान देनी है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल। और ये एक प्रकार का याद रखिएगा, सीमा शुल्क आपका प्रत्यक्ष कर है। क्या है दोस्तों? प्रत्यक्ष कर है। तो ये भी चीज एकदम आपको ध्यान देनी है, ठीक है। सीमा शुल्क आपका प्रत्यक्ष कर में आता है, नहीं सीमा शुल्क दोस्तों आपका अप्रत्यक्ष कर आता है। क्या आता है? अप्रत्यक्ष कर। अब देखिए यहाँ पर से कई बार आपको फंसते होंगे क्वेश्चन में कि प्रत्यक्ष कर क्या है, अप्रत्यक्ष कर क्या है। आके आने दीजिए प्रश्न, वहां हम आपको क्लियर कर देंगे कि प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष किसको कहते हैं। देखिए भारत सरकार सबसे ज्यादा राजस्व एकत्रित करते हैं, ये आयकर से करते हैं। किससे करते हैं दोस्तों? आयकर से करते हैं। तो ये भी चीज ध्यान देनी है आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर से आपको पता चलना आ जाएगा कि निम्न में से कौन सा प्रत्यक्ष कर का उदाहरण नहीं है। अब देखिए प्रत्यक्ष कर किसको कहते हैं, अप्रत्यक्ष कर किसको कहते हैं, तो यहाँ पर से एकदम ध्यान देनी है। देखिए प्रत्यक्ष कर कहने का मतलब हुआ कि मान के चलिए हम कोई व्यापार कर रहे हैं और व्यापार पे जब भी जीएसटी आया, मतलब गुड्स एंड सर्विस टैक्स उसको बोलते हैं हम लोग। ध्यान करिए व्यापार कर रहे हैं दोस्तों, और व्यापार पर याद रखिएगा यानी कि जीएसटी जो लगा गया तो वो जीएसटी हम ही इसको ऋण देंगे। याद रखिएगा जीएसटी जितना लगेगा वो हम ही इसको शामिल करेंगे। लेकिन याद रखिएगा अप्रत्यक्ष कर किसको, इसको हम लोग बोलेंगे प्रत्यक्ष कर। प्रत्यक्ष कर का एग्जांपल यही होता है कि याद रखिएगा जब हम कोई भी चीज़ कर रहे हैं और जीएसटी हमको खुद से भरना होता है उसको हम लोग बोलते हैं प्रत्यक्ष कर। अप्रत्यक्ष कर किसको बोलते हैं दोस्तों? अप्रत्यक्ष कर हम उसको बोलते हैं, मान के चलिए कि आपके ऊपर जीएसटी दिया और आप किसी दूसरे ऊपर फेंक दिए, तो मतलब कि आप अपना रहे और आपका जो जीएसटी भरेगा वो कोई दूसरा भरेगा, उसको बोलते हैं अप्रत्यक्ष कर। प्रत्यक्ष कर के कई उदाहरण हैं, तो यहाँ पर से आपको जानना चाहिए, जैसे आयकर हो गया, निगम कर हो गया, संपत्ति कर हो गया, ये सब आपका प्रत्यक्ष कर है। यहीं अप्रत्यक्ष कर की बात करें तो इसमें भी बहुत सारा आता है। अप्रत्यक्ष कर ऐसे होता है जैसे मान के चलिए कि केंद्रीय उत्पादन शुल्क हो गया, सीमा शुल्क हो गया, बिक्री कर हो गया, सेवा कर हो गया, ये सब याद रखिएगा अप्रत्यक्ष कर के उदाहरण है। तो यहाँ भी तुरंत हमने बताया संपत्ति कर। देखिए संपत्ति कर जो है ये अप्रत्यक्ष कर के उदाहरण नहीं है। क्या नहीं है दोस्तों? संपत्ति कर जो है प्रत्यक्ष कर के उदाहरण है। तो यहाँ पर से हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर से देखिए ये बोला गया है कि निम्नलिखित में से कौन प्रत्यक्ष कर का उदाहरण नहीं है। प्रत्यक्ष कर का उदाहरण नहीं है। संपत्ति कर तो प्रत्यक्ष कर है, व्यवसाय कर, व्यवसाय कर भी प्रत्यक्ष कर है, आयकर, आयकर भी है दोस्तों। वस्तु एवं सेवाओं पर जो कर लगता है ये आपका होता है, ये अप्रत्यक्ष कर है। तो ऑप्शन नंबर सी डी बिल्कुल राइट आंसर होगा, ना कि ए होगा। चलिए बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। फिर से बनाइए, निम्न में से कौन अप्रत्यक्ष कर नहीं है, यानी कि अप्रत्यक्ष कर नहीं है। तो अभी तुरंत हमने बताया निगम कर क्या है दोस्तों? प्रत्यक्ष कर है। तो यही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। स्थानीय निकाय अपने लिए राजस्व इकट्ठा करती है। तो स्थानीय निकाय जो अपने लिए राजस्व इकट्ठा करती है दोस्तों, यह गृह कार्य के लिए करती है। किसके लिए करता है दोस्तों? गृह कार्य के लिए करता है। तो ये एकदम याद रखनी है आपको। चलिए बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। 2011 जनगणना के आधार पर भारत पर सर्वाधिक जनसंख्या वाला द्वितीय शहर कौन है। अब देखिए जनगणना से आपका प्रश्न आता है, ये आपका चैप्टर है इकोनॉमिक्स में। तो जनगणना बोलते हैं दोस्तों संघ सूची का विषय। किसका है दोस्तों? जनगणना जो है संघ सूची का। यहीं पर आएगा जनसंख्या। क्या आएगा दोस्तों? जनसंख्या। याद रखिएगा ये संवर्ती सूची का विषय। किसका है? संवर्ती सूची का विषय। ये दोनों चीज एकदम आपको ध्यान देनी है। यही बात करते हैं दोस्तों जनगणना। जनगणना सबसे पहले 1872 में जो है लॉर्ड मेयो के द्वारा लागू हुआ, लेकिन याद रखिएगा 1881 ईस्वी में दशकीय या नियोजित जनगणना बोल सकते हैं कि रिपन के द्वारा प्रभावित हुआ। तो ये दोनों कथन आपको एकदम ध्यान रहनी चाहिए। और यहाँ पर बोला कि 2011 के जनगणना से अनुसार भारत का सर्वाधिक जनसंख्या वाला द्वितीयक शहर की बात करेगा तो यहाँ पर से हो जाएगा दिल्ली। क्या होगा दोस्तों? दिल्ली हो जाएगा। यहीं अगर प्रथम शहर की बात करिएगा तो ये मुंबई हो जाएगा। और कोलकाता लगभग तीसरे नंबर पे आता है। तो ये भी चीज एकदम आपको ध्यान देनी है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या कहलाती है। यानी 1000 पुरुष पर जितना भी महिला होगा उसको हम लोग बोलते हैं लिंगानुपात। क्या बोलते हैं दोस्तों? लिंगानुपात। अगर भारत राज्य की बात करिएगा औसत लिंगानुपात कितना है तो 943 है। ये भी चीज़ ध्यान रखिएगा। लेकिन सबसे अधिक की बात करिएगा तो सबसे अधिक दोस्तों लिंगानुपात कहाँ पर है? ये याद रखना है, केरल में है। केरल में है दोस्तों 1084 है। ये भी चीज़ ध्यान रखिएगा 1084। और वहीं सबसे कम की बात करिएगा तो सबसे कम आपका कहाँ हो जाएगा? हरियाणा में। सबसे कम हरियाणा हो लगभग 880 के करीब ही है। तो ये भी चीज एकदम आपको ध्यान देनी है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। 2011 के जनगणना के अनुसार भारत में साक्षरता दर लगभग कितनी है। तो भारत में अगर साक्षरता दर की बात करिएगा तो ये लगभग 73% होता है दोस्तों। 73% है। और सबसे साक्षरता दर याद रखिएगा अगर उच्चतम की बात करिएगा तो ये केरल में ही है दोस्तों। और सबसे कम अगर साक्षरता बोलिएगा न्यूनतम साक्षरता तो ये आपका बिहार राज्य हो जाएगा। क्या होगा दोस्तों? बिहार राज्य। अब यहाँ पर आती है 73%। 73% में याद रखिएगा 80% से ज़्यादा लड़के हैं, मेल बोल सकते हैं कि। और याद रखिएगा 64% यहाँ पर महिला है। तो यहाँ पर से दोनों चीज़ों को एकदम ध्यान रखिएगा। और यह 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है आपका। चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। 2011 में भारत में निम्नलिखित पूर्वोत्तर राज्यों में से किसमें महिला साक्षरता दर तुलनात्मक रूप से न्यूनतम है। सबसे अगर कम की बात करेगा महिला दर अगर पूर्वोत्तर राज्य में, तो वो असम में है। तो ये भी चीज ध्यान रखनी है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनगणना 2011 के अनुसार राष्ट्रीय औसत के अधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्यों में केंद्र शासित प्रदेश की जनसंख्या कितनी है। अगर केंद्र शासित प्रदेश जनसंख्या घनत्व के बारे में पूछेगा तो यहाँ पर 16 हो जाएगा। कितना होगा दोस्तों? 16 हो जाएगा। तो ये भी चीज ध्यान रखिएगा। सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व किस राज्य में है, तो आपको बिहार में मिलेगा। और सबसे कम की बात करिएगा तो यहाँ आपका हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। बिहार में दोस्तों 1106 पर व्यक्ति है, तो ये भी चीज ध्यान रखनी है। और अगर बात करिएगा अरुणाचल प्रदेश में मात्र 17 है। तो ये चीज दोनों एकदम आपको समान रहनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वर्ष राष्ट्रीय जनसंख्या नीति एनएनपी लागू की गई। ये जो 2000 किया गया दोस्तों, फरवरी 2000 में, और इसका स्थापना किया गया था 1976 में। तो ये भी चीज एकदम आपको ध्यान देनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। जनगणना 2011 के अनुसार राष्ट्रीय औसत आय से अधिक लिंगानुपात वाले राज्यों में केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी है। यानी कि राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश लिंगानुपात की दृष्टि से दोस्तों ये 18 हो जाएगा। कितना हो जाएगा दोस्तों? 18 हो जाएगा। अभी तुरंत हमने बताया लिंगानुपात सबसे अधिक कहाँ पर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा दूसरा राज्य कौन होगा। तो जनसंख्या की दृष्टि से दूसरा सबसे बड़ा राज्य पूछा जा रहा है। तो दूसरा सबसे बड़ा राज्य हो जाएगा दोस्तों महाराष्ट्र। कौन हो जाएगा दोस्तों? महाराष्ट्र। वहीं सबसे पहला पूछेगा तो उत्तर प्रदेश हो जाएगा। और तीसरे नंबर पर आपका बिहार आता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। निम्नलिखित में से किस राज्य में जनसंख्या का घनत्व प्रति वर्ग किलोमीटर सबसे अधिक है। तो ये बिहार में है, अभी तुरंत बताया। और सबसे कम आपका हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। सन 2001 में जनगणना के अनुसार भारत की कितनी प्रतिशत जनसंख्या नगरीय है। अगर नगरीय 2001 के जनसंख्या के अनुसार पूछेगा तो उस समय दोस्तों याद रखिएगा 31% था। कितना था दोस्तों? 25%। लेकिन वर्तमान में याद रखिएगा 31.5% है। तो ये भी चीज एकदम आपको ध्यान देनी है। ठीक है, वर्तमान में 2011 जनगणना के अनुसार पूछेगा तो ये 31% आपको टिक लगानी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस राज्य में जनगणना 2001 के अनुसार नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत सबसे अधिक रहा है। तो सबसे अधिक 2011 में अगर पूछेगा 2001 के जनसंख्या के अनुसार से, तो ये तो आपका हो जाएगा तमिलनाडु। लेकिन वर्तमान में अगर पूछेगा 2011 के अनुसार दोस्तों, तो 2011 से याद रखिएगा ये आपका महाराष्ट्र हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में लिंगानुपात सर्वाधिक रहा। आपको 2011 में पूछा जा रहा है सबसे अधिक लिंगानुपात वाला राज्य कौन था दोस्तों? केरल। लेकिन केरल जब नहीं है तो दूसरे स्थान पे तमिलनाडु है। वहीं बात कीजिएगा सबसे अधिक आपको मतलब कि शिक्षा वाला, साक्षरता वाला केंद्र शासित प्रदेश, तो लक्षद्वीप हो जाएगा। वर्ष 2011 की जनगणना अनुसार भारत में न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन है? तभी तुरंत बताया अरुणाचल प्रदेश। कौन है दोस्तों? अरुणाचल प्रदेश है। ये सब प्रश्न अगर एक बार आप समझ लेते हैं तो बहुत ही अच्छे तरीके से तुरंत बना लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में शिशु मृत्यु दर सबसे कम है। सबसे कम शिशु मृत्यु दर कहाँ है दोस्तों? तमिलनाडु में। कहाँ पर है दोस्तों? तमिलनाडु में है। अगर सबसे कम बोलेगा तो यहाँ पर से अगर 2011 की जनगणना के अनुसार पूछेगा तो ये आपका हो जाएगा केरल। केरल में सबसे साक्षरता है तो वहीं पर सबसे न्यूनतम दर है। तो यहाँ पर से इसका आंसर ये नहीं होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में किस राज्य में साक्षरता दर न्यूनतम है। तो भारत के किस राज्य की साक्षरता दर न्यूनतम है। तो ये बिहार हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा दोस्तों? बिहार हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या किस राज्य की है। तो उत्तर प्रदेश, अभी तुरंत बताया। 1 नंबर पे उत्तर प्रदेश, 2 नंबर पे मुंबई महाराष्ट्र बोल सकते हैं, 3 नंबर पे आपका बिहार हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में वह राज्य जहां न्यूनतम जनसंख्या घनत्व दर्ज किया गया वह कौन है। तो न्यूनतम सबसे अधिक कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में। और सबसे अधिक पूछेगा तो ये आपका बिहार हो जाएगा। तो ये भी चीज़ एकदम आपको ध्यान देनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, 2001 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या, ये तो 2001 का पूछेगा तो ये 1029 था। लेकिन अभी जो वर्तमान में 121 करोड़ है। तो ये भी चीज़ एकदम आपको ध्यान देना है। कितना दोस्तों? 121। अभी आपको 2011 के जनगणना के अनुसार ही चलना है। जब 2021 में जनगणना नहीं हुआ दोस्तों, तो इसके अनुसार से अभी अगर पूछेगा तो 140 करोड़ प्लस है। लेकिन याद रखिएगा 2011 के जनगणना के अनुसार आपको एग्जाम में टिक लगाना है तो 121 करोड़ हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2001 से 11 दशक में भारत में निम्नलिखित राज्यों में से सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर कहाँ रहा। मेघालय में। सबसे अधिक वृद्धि कहाँ हुआ दोस्तों? मेघालय में हुआ। तो याद रखिएगा। और न्यूनतम अगर पूछेगा आपको सबसे न्यूनतम 2011 जनगणना के अनुसार, तो याद रखिएगा नागालैंड। कहाँ दोस्तों? नागालैंड में यहाँ धनात्मक ऋणात्मक वृद्धि रहा। ये भी चीज़ ध्यान देनी है। चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में जनगणना 2011 के अंतिम जनसंख्या योग पीसीए के अनुसार निम्न में से भारत के किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में लिंगानुपात सबसे कम है। तो ये दमन और दीप है, तो ये भी चीज ध्यान रखना है। दमन और दीप को अभी मिलाकर बना दिया, याद रखिएगा, मतलब कि इसमें जो है किसको मिलाया है दोस्तों, इसमें एक और केंद्र शासित प्रदेश को नागर हवेली को मिलाया है, तो ये भी चीज ध्यान देनी है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत की जनगणना 2011 में अंतिम जनसंख्या योग पीसीए के अनुसार निम्न में से सबसे राज्य में महिला साक्षरता दर सबसे कम कहां पर है। तो महिला साक्षरता दर अगर सबसे कम पूछेगा दोस्तों तो ये बिहार में ही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का दूसरा सर्वाधिक जनसंख्या वाला शहर कौन है। तो दूसरा सबसे जनसंख्या वाला शहर अभी तुरंत कौन हो जाएगा दोस्तों, तो याद रखिएगा दिल्ली, और पहला पूछेगा तो मुंबई हो जाएगा, और तीसरे स्थान पर याद रखिएगा कोलकाता आता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। जनगणना 2001 के अनुसार निम्न में से किस राज्य में महिला साक्षरता प्रतिशत सर्वाधिक रही। साक्षरता पूछेगा तो ये केरल हो जाएगा, चाहे 2001 रहे 2011 रहे, तो ये भी चीज ध्यान रखिएगा। लगभग यहाँ अभी 96% तक साक्षरता है, तो ये भी चीज आपको ध्यान रहनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित राज्यों में से किसकी सबसे कम जनसंख्या है। तो सबसे कम जनसंख्या दोस्तों किसकी है, तो ये भी चीज ध्यान रखिएगा, सिक्किम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है जनगणना 2001 के अनुसार किस व्यावसायिक वर्ग में भारत की कार्यशील जनसंख्या की संलग्नता द्वितीय सर्वाधिक रही है। तो द्वितीय सर्वाधिक दोस्तों किस क्षेत्र में रहा है, तो ये भी चीज ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर से प्रथम अगर पूछता तो ये तो आपका प्राथमिक हो जाता है, यहाँ पर द्वितीय क्षेत्र में पूछा है तो ये याद रखिएगा तृतीय क्षेत्र में ये पूरा ज़्यादा इसमें वृद्धि किया गया है 2011 के जनगणना के अनुसार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है पंजाब ने परंपरागत रूप से किसके द्वारा गरीबी को कम करने के लिए सफलता प्राप्त की है, वह कौन है। तो याद रखिएगा यहाँ पर कृषि होता है दोस्तों, ऊंची कृषि की इसमें, तो यहाँ पर से हो जाएगा उसी कृषिगत समृद्धि पर जो है याद रखिएगा पंजाब में जो है ये गरीबों को कम करने का सफलता प्राप्त किया है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। भारत में ग्रामीण क्षेत्रों में किस प्रकार का बेरोजगारी पाई जाती है। तो ग्रामीण क्षेत्रों में याद रखिएगा मौसमी बेरोजगारी भी बोलते हैं और उसको प्रच्छन्न बेरोजगारी, छुपी हुई बेरोजगारी को हम लोग प्रच्छन्न बेरोजगारी बोलते हैं, तो ये दोनों पाया जाता है। और याद रखिएगा छुपी हुई बेरोजगारी कृषि के क्षेत्र में देखने को मिलता है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। अल्प बेरोजगारी तब होती है जब लोग, यानी अल्प बेरोजगारी तब होता है, मान के चलिए कि आपका काम करने का क्षमता है कि मान के चलिए आपका है कि 10 घंटा हम पढ़ सकते हैं, आप अपने मन में किए, लेकिन याद रखिएगा आप जब पढ़ने बैठे तो आप सो गए, मोबाइल देखने लगे, या तो मोबाइल में ही पढ़ रहे हैं उतना देर, तो ये जो है आपका होता है मतलब कि अल्प बेरोजगारी। अल्प बेरोजगारी करने का मतलब हुआ कि आपके क्षमता के अनुसार आप कम कार्य कर रहे हैं, उसी को बोलते हैं अल्प बेरोजगारी। तो अपनी क्षमता को कम करते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। निम्न में से किस क्षेत्र में मौसमी बेरोजगारी की समस्या होती है। कृषि के क्षेत्र में। किसमें दोस्तों, कृषि के क्षेत्र में मौसमी की बेरोजगारी पत होती है, तो ये भी चीज ध्यान देनी है। और दोस्तों जिसका भी कल एग्जाम है उसके लिए बेस्ट ऑफ लक, बार बार बोल रहे हैं अगेन बेस्ट ऑफ लक। लेकिन याद रखिएगा जिसका एग्जाम नहीं हुआ उसके लिए कल से जो है 5000 क्वेश्चन सिलेक्टिव आ रहा है, सुबह 8 बजे आपको मिल जाएगा, सुबह 8 AM में, ये भी चीज ध्यान देनी है। और जिसका एग्जाम नहीं हुआ है अभी वो डेली प्रैक्टिस सेट देखेंगे, और प्रैक्टिस सेट जो है रात में आपको 8 बजे आ जाएगा, और गर्दा प्रैक्टिस सेट आएगा। इसमें अगर आप अच्छा स्कोर कर लेते हैं तो आपको एग्जाम में ज़्यादा क्वेश्चन टकराने की उम्मीद रहेगी। ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है सामाजिक विकास की प्रक्रियाएं प्राथमिक रूप से निम्नलिखित में से किस एक उद्देश्य की ओर निर्देशित होती है। तो सामाजिक विकास में प्रक्रियाएं प्राथमिक रूप से निम्नलिखित में से किस उद्देश्य की ओर निर्देशित होती है। तो याद रखिएगा ये जो होता है दोस्तों गरीबी एवं भुखमरी के निवारण के लिए होती है। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल यहाँ पर से राइट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है मुर्गियों एवं अंडों का अत्यधिक उत्पादन होना क्या कहलाता है। देखिए अंडों का उत्पादन के लिए हम लोग रजत क्रांति को जानते हैं, और याद रखिएगा भूरी क्रांति और धूसर क्रांति, ये दोनों के लिए हम लोग उर्वरक क्रांति को जानते हैं। किसको दोस्तों, उर्वरक को लिए जानते हैं। ठीक है और गुलाबी क्रांति में याद रखिएगा झींगा उत्पादन को लिए हम लोग क्या जानते हैं दोस्तों, गुलाबी क्रांति। एक होता है आपको पीली क्रांति, पीली क्रांति याद रखिएगा सरसों उत्पादन यानी तेल का उत्पादन हम लोग पीली क्रांति में करते हैं। तो यहाँ से ये सब चीज़ भी एकदम आपको पता रहनी चाहिए। तो आपको कैसा लगा आज का क्लास, उम्मीद है कि आप लोगों को बहुत ही अच्छा लगा होगा। अगर दोस्तों क्लास आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। जो भी चैनल पर नहीं जुड़े हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वैसे तो हम बोलते नहीं सब्सक्राइब करने के लिए, लेकिन आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और देखिए कल जो है कल आपका आ जाएगा, तो उसके लिए आपको जो है इंपॉर्टेंट रहना है। और कल आपका कैसा एग्जाम गया ये भी आपको कमेंट जरूर करना, अच्छा गया नहीं गया दोनों चीज़ों को आपको बतानी है। ठीक है धन्यवाद, मिलते हैं हम लोग सुबह के आपको सिलेक्टिव क्वेश्चन में। धन्यवाद, जय हिंद जय भारत।